पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, सोशल मीडिया पे ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि हम लोग अपने गुड मॉर्निंग विद सभी के प्लेटफॉर्म पे अपने इस खूबसूरत से प्रोग्राम में हम लोग शेफ़ इंटरनेशनल शेफ़ डे को सेलिब्रेट करें। और आज भी बहुत ज़बरदस्त शेफ़ मेरे जो है इस सेगमेंट में, नेक्स्ट सेगमेंट में होंगे, तो आप लोगों ने हमें ज्वाइन भी करना है। और साथ में मैं उन सबको लव यू टू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं उन लोगों के लिए जो मेरा गुड मॉर्निंग विद सभी के पेज को ज्वाइन करते हैं और ज़बरदस्त मैसेजेस मुझे करते हैं और मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। रियली मैं सच बताऊं, इस जगह पर मैं बैठकर जो है मैं आप लोगों को जब आपके साथ इंटरेक्शन करती हूँ, आपको मेरी बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपकी वजह से हूँ। और ये गुड मॉर्निंग विद सभी जो शो है वो आप लोगों की वजह से है। अच्छा जी, बात ये करूंगी मैं कि जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम, जब मैं आपके साथ इंटरेक्शन करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अवेयरनेस दे सकूँ और अच्छी बात आपको डिलीवर कर सकूँ। अच्छा जी, साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल हमारा ये भी होता है कि जब कुछ लोग हमें मैसेजेस कर रहे होते हैं, मुझे कुछ लोग लाइव कॉल करते हैं और वीनस एचडी चैनल ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा जाता है। और मुझे बहुत जगह से कॉल आती हैं और लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिसिएशन पता है मुझे कहाँ से मालूम होती है? आपके फेसबुक, जब आप मुझे गुड मॉर्निंग विद सभी पेज के ऊपर जाते हैं और मुझे लाइक्स करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो बस ये सिर्फ आप लोगों की, मेरी बहनों की, मेरी माँओं की और मेरे बहन भाइयों की दुआओं का नतीजा, वरना मैं अपने आप को इस काबिल हरगिज़ नहीं समझती। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके बच्चों को, आपके बहन भाइयों को अवेयरनेस दे सकूँ और आपके टैलेंटेड बच्चों को यहाँ इस गुड मॉर्निंग विद सभी के प्लेटफॉर्म से अप्रिशिएट करूँ वर्ड आगे पीछे हो गए। अच्छा जी, करूँ यहाँ पर। लेट्स सी, लाइव शो है, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैं बाहर अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी माफ़ी चाहती हूँ। और अगर मेरी बात समटाइम कुछ मोटिवेशनल मैसेज में आपके दिल पर अगर गिरा गुजरती है तो उसके लिए मैं पहले से ही माजरत चाहती हूँ, क्योंकि इंसान है और गलती हो सकती है। लेट्स सी, हम लोग अपने प्रोग्राम हेल्थ सेगमेंट की तरफ चलते हैं और हेल्थ सेगमेंट में हम उस बीमारी को आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बिल्डिंग जो एक स्ट्रक्चर पे खड़ी होती है वो है पिलर, और वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऑफ कोर्स बिल्डिंग बड़ी अच्छी बनेगी, और अगर उसका मटेरियल बहुत अच्छा होगा तो और भी स्ट्रॉन्ग हो। ये मटेरियल बॉडी में भी होता है, लाइक कैल्शियम डेफिशिएंसी और लाइफ स्टाइल और आपका इनिशियली अच्छा खान पीन, रहन सहन। ये नहीं कि आपकी मर्जी हुई रात को देर से सो गया, रेगुलर आपने खाना जो है लेट नाइट खा लिया। अब जब ऑर्गन के जो टाइम्स होते हैं, ऑफ कोर्स उसका टाइमिंग होता है, लंग्स का अपना टाइम होता है, सांस लेना, ये वो, दिल, हर उस ऑर्गन अंदर अल्लाह पाक ने मशीनें लगाई हैं। किसी का खून साफ करना, टॉक्सिन एलिमेंट गॉल ब्लैडर से निकालना और जमा करना और एग्जॉस्ट करना, बड़ी आंत, छोटी आंत, स्टूल पास करना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम डिस्टर्बेंस पैदा कर दें तो वो जो बिल्डिंग है वो डगमगा जाती है और आखिर में वो गिर जाती है। ये तमाम हमारी कोताहियाँ हैं। आज हम बात करेंगे आपके बोन्स के ऊपर और एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी कि एक ऐसी बीमारी जिसको अब डॉक्टर साहब बताएंगे कि आया कि ये बैक हो सकती है कि नहीं, हमारी गलतियाँ कहाँ हैं, वो है बोन्स ट्यूमर। ये कहाँ कहाँ होता है? पहले हम लोग को दिमाग में होता है, पता नहीं हड्डियों में भी है बोन्स ट्यूमर। ये बोन्स ट्यूमर है क्या? इसकी हम तशख़ीस कैसे कर सकते हैं? इसकी इंडिकेशन क्या है? इसका क्योर क्या है? आया कि ये कौन कौन सी इनकी टाइप्स हैं और कब ये हम इससे रिलीव हासिल कर सकते हैं? और बहुत ही सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर खुर्शीद अनवर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे डॉक्टर साहब? आई एम फाइन, थैंक यू। ओह, आज कुछ सिमिलैरिटी नहीं हो गई है? इत्तेफाक है, हुस्न इत्तेफाक। अच्छा, उसने तो अच्छा बड़े प्यारे शेर भी कहते हैं, बड़ा हंसी मजाक का इनका ज़रा सा नेचर भी है। और मेरे ख्याल में डॉक्टर को ज़्यादा मालूम है कि मुस्कुराते रहना चाहिए
और घर में भी वैसे भी अपनी ज़िंदगी को अच्छा और हैप्पीनेस में रखना चाहिए, क्यों डॉक्टर साहब? वो ऐसा है कि डॉक्टर थानेदार नहीं हो सकता। थानेदार में और डॉक्टर में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कुछ अक्सर पेशेंट्स आपके पास जाते हैं तो वो एक मतलब एक जुमला है, हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर अच्छा हो तो 50% बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। ट्रू? इसलिए कि अगर आप उसने इत्तेफाक से यानी कि उसने इखलाक से बात करेंगे तो खुद को हटाना, उसकी तकलीफ को तो सुने, वो क्या किस लिए आपके पास है। क्यों हमारे पास कोई रिलैक्सेशन के कोई नहीं आएगा, अपने दुख भरी कहानी लेके आएगा तो उसकी दुख भरी कहानी की तरफ से सुन लें वो क्यों आया, किस लिए आया है। अच्छा डॉक्टर साहब, एकदम कहते ही हम कह देते हैं कि डॉक्टर साहब जब कभी कोई पेशेंट आप लोग, क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाती है तो आप लोग इतनी उससे कह देते हैं नहीं बेटा कुछ नहीं ये ठीक हो जाएगा, तो वो बंदा एकदम, वरना दूसरे नहीं नहीं बड़ी खतरनाक है, फलाना मर गया था, ऐसा हो गया, तो वो बंदा पहले ही इतना खौफ ज़दा होके स्ट्रेस में ही आधी बीमारी और मजीद ले लेता। असल में बात यह है कि हमारी अयादत का एक अजीब तरह का तर्ज है। यानी कि अंग्रेज़ जब किसी के पास अयादत के लिए हॉस्पिटल में आता है तो उसको वो कहता है गेट वेल सून, वो इस तरह से कह गया। हमारे यहाँ क्या होगा, जब अयादत के लिए जाएंगे तो उसमें वो कहेंगे कि भाई आप जिस बीमारी से मुब्तला है ना, मेरा चचा और मेरा मामू भी इसी में मरा था, तो पहले का मरता वो आज मर जाता है। लेट्स सी, हल्के फुल्के अंदाज में गुड मॉर्निंग विद सभी में आज हम बात करें, लेकिन हम चाह रहे हैं आप लोग डराएं ना। देखिए पता क्या होता है, अगर हम आपको खौफजदा कर देंगे ना तो वो जो थोड़ी बीमारी है वो बड़ी हो सकती है, इसीलिए बिल्कुल अल्लाह पाक ने जितनी आपको उम्र दी है वो बिल्कुल देगा। और ये बीमारी भी अगर आई है तो आपके ये सोचें कि हम अक्सर हम दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं आपके गुनाह जड़ जाते हैं और अल्लाह पाक आपके करीब हो जाते हैं, तो प्यारी प्यारी बातें सोचें, ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अच्छा, हम डॉक्टर खुर्शीद अनवर क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो आज हम बात करेंगे बोन्स ट्यूमर की, हड्डियों के अंदर ये ट्यूमर। पहले तो ये पूछूंगी ट्यूमर है क्या चीज़ डॉक्टर साहब? हमारी सुबह का आगाज़ उस बाबरकत ज़ात के नाम और उस तारीफ़ें तमाम उस वहद शरीक अल्लाह के लिए जो हमारी तमाम मखलूक का मालिक है और किसी का मोहताज नहीं। हम तमाम नाजरीन को सुबह बखैर और ख़ास तौर पर हमारे शेफ़ दोस्तों को जिनका आज इंटरनेशनल डे है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जितना खूबसूरत दुनिया को खूबसूरत बनाया हुआ है आपके खानों ने, तो ज़ाहिर है आप मुबारकबाद के लायक है, तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आपको बहुत सी ढेर सारी मुबारकबाद। आज हम उस मौजू की तरफ आते हैं जो हमारा मौजू है बोन ट्यूमर। सवाल तो यहाँ ये पैदा होता है कि ट्यूमर कहते किसको हैं? बिल्कुल, तो ट्यूमर उसको कहेंगे एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू, यानी कि गैर ज़रूरी या अनरेगुलेटेड ग्रोथ जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। पता नहीं उस कि कई वजूहात हो सकती हैं। डॉक्टर साहब आपने कहा कि यानी कि वो प्रॉब्लम्स जो हम लोग बोन्स ट्यूमर को काउंट करते हैं, तो नाज़रीन मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी डॉक्टर साहब पूरा ब्रीफ करेंगे, आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा क्योंकि टोटल ये बताएंगे कि बोन्स ट्यूमर क्या होती क्या है और ये कहाँ कहाँ होती है। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। बोन ट्यूमर जो है, पहले तो ट्यूमर का लफ्ज़ समझ लें कि ट्यूमर किसको कहते हैं। एबनॉर्मल स्वेलिंग, यानी कि जो स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू जो हो जाती है किसी भी जगह पर, उसको हम ट्यूमर कहेंगे। वो एक सॉलिड मास होता है। बाज़ औक़ात हम इसके साथ एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लम्प्स। लम्प्स जो है वो फ्लूइड फिल्ड मास होता है और ये जो ट्यूमर है ये सॉलिड मास होता है। इन दोनों में ज़रा फ़र्क है, कभी बात हो तो इसमें ज़रा समझने की कोशिश कर लीजिए कि लम्प्स क्या है और ट्यूमर क्या है। अब ट्यूमर जो है हमारी बॉडी जो है ना, हमारी ग्रोथ को, हमारी डिवीज़न को कंट्रोल में रखती है, लेकिन जब ये बेलगाम हो जाती है तो किसी न किसी शक्ल में ये नमूदार हो जाती है ट्यूमर की शक्ल में। ये ट्यूमर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, उसके लिए कोई मखसूस जगह नहीं है कि जहाँ नहीं होगा। हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से के अंदर ये ट्यूमर, यानी कि जॉइंट्स पेन में हो सकता है, हाँ, चेस्ट में हो सकता है, हाथों में हो सकता है, जी हाँ, सब जगह हो सकता है। और इसकी यह है कि अगर आप हड्डी को, सिर्फ एक हड्डी को ही ले लें तो एक हड्डी के 3-4 पार्ट होते हैं। एक यानी कि उसको दोनों, एक हड्डी के एक एंड ऊपर होता है और एक नीचे एंड होता है, इसको हम एपिफाइसिस कहते हैं। और दोनों एपिफाइसिस के दरमियान का जो एरिया है उसको हम डायफिसिस कहेंगे। और जो लोअर पार्ट यानी कि बोन का आखिरी 1 सेंटीमीटर 2 या 3 सेंटीमीटर का एरिया है उसको हम मेटाफाइसिस कहेंगे। तो मुख्तलिफ बोन ट्यूमर जो है ना, इनकी मुख्तलिफ जगहों से डेवलप करते हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है। ओके, अच्छा इसकी अपने जैसे बताया कि ये पहले तो ये बता दी कि
बोन्स ट्यूमर है क्या, और ये बॉडी में कहाँ कहाँ होता है? अच्छा, इसकी हम टाइप्स में भी जाएं तो क्या यही सारी है? हमने ट्यूमर्स को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक हम इसको कहेंगे बेनाइन ट्यूमर और एक उसको कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो हैं वो लोकलाइज होते हैं, मतलब मैं आपको अपनी हथेली से इस तरह से समझा सकता हूँ। अगर मेरी हथेली तक एक चीज़ महदूद है और वो सराउंडिंग उंगलियों में या ऊपर के हिस्से में नहीं आया तो इसको हम बेनाइन ट्यूमर्स कहेंगे। ठीक है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होगा वो यानी कि फैलेगा और हमारी उंगलियों तक आएगा और ऊपर और नीचे फैल सकेगा। अच्छा, ये ट्यूमर थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगी, ये कोई गिठली सी होती है? ये गुठली की शक्ल में आप नजर आता है, हाँ, ये मांस कहेंगे। गुठली होगी छोटे से लेके बड़े तक, और बास ट्यूमर तो ऐसे इतने बड़े जाते हैं कि पूरा घड़ा, पानी का जो घड़ा होता है ना, इतने बड़े ट्यूमर हो जाते हैं टांगों के। अच्छा सर, एक और चीज़ में, क्योंकि मैंने देखा है आंखों से कि किसी पर्सन को भी डायग्नोस हुआ है कैंसर, तो उनके सर में गिठलियां सी बनने लग गई, वो बन, क्या ये भी ट्यूमर की एक निशानी? उसकी वजह से जो सराउंडिंग लिम्फ नोड्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और वो यानी कि गुठलियाँ बाजू का पूरी चेन के अंदर आपको महसूस होगी, चेन बनी हुई होती है। और उसको भी यानी कि जब गुठलियाँ आ जाए तो उसको भी टेस्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो गुठलियाँ डेवलप हुई हैं ये इसकी नौइयत क्या है, और उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि उसको आप नज़रअंदाज कर दें, कुछ करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ट्यूमर का। जो लिम्फ नोड्स का इन्लार्जमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्यूमर को हम कैंसर के साथ तशबीह देते हैं या ये है ही ट्यूमर कैंसर? कैंसर जो है वो एक बीमारी है और उस बीमारी के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू हो जाती है और उस टिश्यू से जो सॉलिड मास बनता है उसको हम ट्यूमर कहेंगे। डॉक्टर साहब, एक ट्यूमर को अगर हम कह रहे हैं कि ट्यूमर, तो इसका रीज़न क्या है? हमारी बॉडी में ये जनरेट कैसे होता है? ट्यूमर के डेवलप होने की एग्जैक्ट वजह तो कुछ नहीं मालूम कि क्यों होते हैं, लेकिन हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये हो सकता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है, यानी कि मेरा विरासी तौर पर, मारूसी तौर पर हमें ट्यूमर मिलते हैं। रेडिएशन थेरेपी यानी कि जो शुआओं का इलाज होता है उससे हो जाता है, और बोन को चोट लगने से भी निशान यानी कि ट्यूमर बन जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारे जिम के दोस्त वगैरह जना कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी लॉन्ग टर्म के अंदर ट्यूमर का ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? वो अपने आप की हेल्थ और मसल को डेवलप करने के लिए डेवलप करते हैं, और लेकिन देर में देखा गया है कि उनके अंदर भी ट्यूमर डेवलप हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात उनके इस्तेमाल से इस हद तक मैंने देखा है कि हमारे बोन्स की जो हेड हैं वो तक गल सड़ जाते हैं, और बाद में एक अच्छा खासा 30-32 साल का लड़का बेचारा जो है ना वो इस ऐसे मर्ज में मुब्तला हो जाता है जिसको ट्रीट करना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो डॉक्टर साहब, ये इनको जो जिम या वेट लिफ्टर जो भी है वो यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को खूबसूरत दिखाने के लिए, तो डॉक्टर उनको मना नहीं करते कि आपके लिए सेहत वो के लिए डॉक्टर से मशवरा नहीं करते, वो उनका जो गाइड है ना जो उसका वो उसके कहने पे चल रहे होते हैं। वो हमारे पास उस वक्त आते हैं जब यानी कि उनके हेड वगैरह जो है ना वो डैमेज हो चुके होते हैं, एवेस्कुलर निक्रोसिस में जा चुके होते हैं, तो उस वक्त हमारे पास जिस्मानी पावर भी खत्म हो चुकी है, जिस्मानी पावर हो जाती है। और मैं तो ये समझता हूँ ये सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने महसूस की है वो ये है कि आप जो है ना वॉक करें, सबसे ज़्यादा खूबसूरत वॉक करें। कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। घी का इस्तेमाल और चीनी शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें, कम से कम करें भी तो बहुत ही कम से कम करें, और अपने आप को वॉक का एक आदी मुजरिम बना लें। ओके, यानी कि जितना हो सके आप अपने वॉक करें, और ज़रूरी नहीं है कोई पार्टी या वैसे ये आप जो बॉडी बिल्टअप करते हैं ना जिम्स वगैरह के अंदर, ये रिवर्सेबल है। मतलब आप कुछ अरसे के लिए तो आपको अच्छी खासी डेवलप नज़र आएंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो रिवर्स हो जाएंगे और फिर अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाएंगे जहाँ से आप चले थे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा हम लोग ऑफकोर्स जो लोग शहर की तरफ जो रहते हैं वो कम वॉक करते हैं, और अगर वो घर में कभी या कोई भी ऐसे पर्सन जो ओवर वर्क कर ले तो वो जिस्मानी तौर पे थक जाता है। जैसे अभी ये ऑफिस है या ये चैनल है, आप कोई पर्सन अगर ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ जो रेगुलर वो काम कर रहा है, ठीक है, जो है वर्किंग कर रहा है, लेकिन जैसे ओवर टू एक खातून भी काम करेगी ना घर की सफाई, वो एकदम थक के लागर हो जाएगी और फिर उसको पेन किलर खानी पड़ती है। ये क्या हालत होती है सर? देखिए, घर के कामकाज करके समझे कि मैंने बहुत एक्सरसाइज कर ली है, बहुत मैंने कुछ कर लिया है, तो वो मैं समझता हूँ वो कोई ख़ास एक्सरसाइज नहीं है। अगर वो अगर उसको अर्थमेटिकली यानी कि उसको हम दें तो हम उसको ज़ीरो देंगे।
यानी कि वो कामों पे ज़ीरो देंगे। वो एक्सरसाइज नहीं है बल्कि वो एक आपकी जिम्मेदारी है जो आप कर रही होती हैं। जैसे देखो बॉडी की जो ज़रूरत है वो हम उससे पूरी नहीं कर पाते। मतलब बर्तन धोने से हम अपने ये समझ लें कि मैं अपनी बॉडी की ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ तो ज़रूरत उससे पूरी नहीं होती। या इतवार के इतवार मैंने बहुत सारे कपड़े धो लिए तो समझे मैंने बहुत एक्सरसाइज कर ली। नहीं, एक्सरसाइज के अंदर भी ये है कि जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करें उसको 5 मिनट की वॉक से शुरू करें, फिर 2-3 दिन के बाद 10 मिनट करें, फिर 2-3 दिन के बाद 15 मिनट करें। इस तरह हम क्या होते हैं जज्बाती होकर एक ही दिन तो वॉक कर लेते हैं और दूसरे दिन हम बिस्तर की जीनत बने हुए होते हैं। थकावट, जिस्म के एक एक मसल दर्द कर रहा होता है, बॉडी दर्द कर रही होती है। यूज्ड टू नहीं हुई ना, वो यूज्ड टू नहीं, तो अपने आप को पहले यूज्ड टू करें। ऐसे आपने देखो जो लोग माउंटेन्स पे चढ़ते हैं सब करते हैं वो भी एक सर्टेन लेवल पे जाके वो रुक जाते हैं 3-4 दिन के लिए, अपने आप की बॉडी को यूज्ड टू कर लेते हैं और फिर यानी कि वो आगे जाते हैं। जबरदस्ती अपनी बॉडी पे जुल्म ना करें कि फिर वो डिस्टर्ब हो जाए। अच्छा जी, हम बात करें बोन्स ट्यूमर की और नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब मेरे दरमियान, हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी के दरमियान मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं बोन्स ट्यूमर की। अच्छा, अब बात करेंगे ये जो ऑफ कोर्स आपने मेंशन कर दिया कि इसका रीजन क्या है, ये ट्रैवल भी करती है बॉडी में। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी ट्यूमर का बायस बन सकती है। और स्मोकिंग एंड अल्कोहल भी इसका बायस बनती हैं। स्मोकिंग खासतौर पे, और जो लोगों का मुंह का कैंसर वगैरह हो जाता है कभी आप उसको तो देखें, शक्ल एक तो शक्ल बिगड़ जाती है और फिर जो उसके अखराजात होते हैं अच्छे खासे अखराजात हो जाते हैं, बल्कि उनके बेचारों के घर बार भी मैंने देखा बिक जाते हैं। थोड़ी देर के लिए स्मोक करना तो बहुत आसान है, या शो मार लेना या अपने आप की सोल सेटिस्फेक्शन कर लेना तो आसान है, लेकिन उसका देर पर जो रिजल्ट है वो बहुत बुरा है। जिस वक्त तो फंस जाते हैं ना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर वो आ जाता है। ओहो, यानी कि ये कैंसर, चाहे वो जबान का कैंसर हो जाए, मुंह का कैंसर कहीं का भी हो जाए तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अच्छा जी, बात मैं करूंगी जिस तरह आपने कहा ट्यूमर, ये बोन्स का ट्यूमर की बात हो रही है, ये ट्यूमर क्या बॉडी के आपने कहा ट्रैवल भी करता है, मतलब बॉडी के किसी हिस्से में भी हो सकता है? मैं आपको इस तरह से इसको मिसाल दे सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपकी थाई की बोन के अंदर एक ट्यूमर आ गया है। अब ये ट्यूमर जो थाई बोन का है ये आप ये समझ लें कि लोकलाइज भी हो सकता है और ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है, यानी कि ये दूसरे हिस्सों में फैल सकता है, उसके सराउंडिंग टिश्यू में फैल सकता है। तो जब ये सराउंडिंग टिश्यू में फैलेगा तो उसको हम मैलिग्नेंट कहेंगे, और यही सराउंडिंग टिश्यू का फैला हुआ ट्यूमर जो है ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जाएगा। मिसाल के सबसे एक ऑस्टियोसार्कोमा केस है जो कि सीधा आपके लंग्स को अटैक करेगा जाके। तो उसकी तमाम यानी कि मेटास्टाइज जो ट्यूमर की है वो आपको लंग्स के अंदर आपको मिल जाएगा, और उसकी डेथ भी इसी वजह से हो जाती है कि उसके अंदर लंग्स के अंदर उसका कैंसर आ चुका होता है फीमर के अंदर है, मतलब थाई बोन के अंदर होता है। और वो चलता चलता आपके लंग्स के अंदर चले जाते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर जो है एक प्राइमरी तौर पर जब वो मेटास्टासाइज करता है तो एक तो फ्रीक्वेंट करेगा और एक ग्रेजुअल करेगा। ग्रेजुअल जो करेगा वो आपके लिवर, लंग्स, ब्रेन के अंदर चला जाएगा, और जो फ्रीक्वेंट करेगा फौरन आपकी स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और पेल्विस के अंदर यानी कि आपको अटैक कर जाएगा। सबसे ज़्यादा, एक दो सवाल एक साथ कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा पेनफुल ट्यूमर किस जगह होता है? बहुत तकलीफ हो रही है। इसका साइज जैसे रसोली आपने देखा होगा छोटी होती है बड़ी होती है, इसका कुछ साइज का भी होता है कि ये इतनी छोटी भी हो सकती है और वो वहीं पर ही ग्रूम अप होके उसके जरासीम और बड़ा हो जाए, या उसको डिवाइड करते किस तरीके के होता है? यानी कि अगर तो वो बेनाइन है तो वो चंद दिनों की तकलीफ के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो मैलिग्नेंट है यानी कि वो कैंसर में तब्दील हो गया है तो फिर आपको यानी कि कांस्टेंट पेन आपको महसूस होगी, और कांस्टेंट पेन जो है इस हद तक कि वो रात को भी जारी वो सारी रहेगी, यानी कि सुबह हो गई तो रात को कम हो गया ऐसा नहीं है, बल्कि रात को भी उसकी शिद्दत जो है बढ़ जाएगी और आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा। इस तरह के एक मरीज जो होते हैं उनका एक तो बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है, यानी कि उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर उससे भी उनका टेम्परेचर गिर जाता है, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो भी नीचे गिर जाता है। तीसरा, उनके अंदर खाने पीने की उसकी तबीयत नहीं चाहती कि मैं कुछ खा पी लूँ, उसके सामने उसकी पसंद की चीज़ भी रखेंगे तो वो कहेगा ले जाओ मुझे नहीं खाना। उसके अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, उसके अंदर हेलुसिनेशन हो जाएगा, हेलुसिनेशन से बुरा फॉल परसेप्शन, वो कहेगा मुझे जिन भूत नज़र आ रहे हैं, इस तरह की वो बातें भी करेगा। और उसको क्या कहना चाहिए,
कोई बात अगर आपसे पूछने करेंगे तो आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा कि मैं सेटिस्फैक्ट्री आपको जवाब दे सकते, अनरिस्पॉन्सिवनेस उसके अंदर महसूस होगी आपको। अच्छा, ये नहीं कि हम इसकी जैसे अभी आपने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे वो फीलिंग करता है, यानी कि हम तशखीस कैसे कर सकते हैं? जैसे अब किसी को पता ही नहीं है उसके अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कैसे डायग्नोस करेगा? हाँ, इसके अंदर डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले और इम्पोर्टेंट काम जो है, आप उस पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, वो उसको ये कैसे डेवलप हो गया, क्योंकि मारूसी तो नहीं है, कुछ चीज़ तो नहीं है, तो उसको बाकायदा उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लें, उसकी कहानी सुने गौर से कि वो क्या कहता है आपसे। तो हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप उसका जो भी ट्यूमर उसका हो गया उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करें कि वो ट्यूमर की नोयत क्या है, उसकी हाल वाल उसका क्या है, वो आप देखें। वो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बहुत कुछ इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ मैं बता नहीं पाऊँगा कि वो कितने, क्योंकि वो आप लोग नहीं समझ सकते। तीसरा, हम फ़ौरन ही उसका जो है ना सिंपल एक एक्सरे लेंगे और उसका बोन का या जॉइंट का एक एक्सरे ले लेंगे। उसके एक्सरे के बाद फिर हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे, तो उसका सीटी स्कैन भी कराएंगे, उसका एमआरआई भी कराएंगे, उसका अल्ट्रासोनोग्राफी भी कराएंगे, उसके ब्लड प्रोफाइल भी दिखाएंगे, उसकी बायोप्सी भी करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी यानी कि उसके टिश्यू को लेकर। उस टिश्यू लेने के भी हमारे दो तरीके हैं, या तो हम पूरा एक्सपायर करें, एक नीडल के साथ हम लेके उसको चेक कर लें, तो हम उसकी हिस्टोपैथोलॉजी भी करेंगे, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि ये ट्यूमर किस किस्म का है, इसकी नोयत क्या है और हमें करना क्या है। ओके। और तीसरा यानी कि एक इसके अंदर हम उसके टेस्ट करते हैं सीरम के अंदर, खून के अंदर जो सीरम है उसके अंदर हम उसके बोन मार्कर्स तलाश करते हैं। वो बोन मार्कर्स हमें बता देते हैं कि ये यानी कि इसका ये ट्यूमर ये वाला है। ओके, रुख साहब हमारे साथ हैं, हमारे दरमियान एक कॉलर भी हैं, रुखसाना जैदी फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कैसी हैं रुखसाना जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। प्रोग्राम देख रही हैं? जी बिल्कुल देख रही हूँ, और माशाल्लाह वाकई आप लोग बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब ये जैसे है ना बोन के ट्यूमर, तो वो जो है ना, मुझे अभी तक इसके बारे में इतना नहीं अवेयरनेस थी, क्योंकि मैं देखती हूँ ज्यादातर जब भी देखा जाता है तो अमूमन ये होता है कि कहते हैं ब्रेन ट्यूमर था, फिर ब्रेन हेमरेज हो गया, और ये किस्म की चीजें सुनती हूँ ना। तो ब्रेन ट्यूमर जो होता है उसका इनिशियल स्टेज पे कैसे पता चले कि किसी को है? अगर इसलिए क्योंकि अचानक होता है कि उसका ट्यूमर बढ़ गया और फिर वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गया, और इसी तरीके से कोई भी ट्यूमर इनिशियल स्टेज पे हम लोग उसको कैसे पकड़ें कि वो ये ट्यूमर है, और कहाँ का ट्यूमर है, वो किस तरह से तशखीस होती है? अच्छा, डॉक्टर साहब से कोई रुखसाना सवाल करना है आपने? ट्यूमर जो है जो इनिशियल स्टेज पे कैसे पकड़ा जाए? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रुखसाना, आपने बहुत थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो यह है कि जिस पार्ट के अंदर भी उसको कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा था, तो उसको अंदर इसको पेन महसूस होगी, पेन जो है ना उसको महसूस हो रही होगी। कहाँ पे? जिस पार्ट में भी, जिस पार्ट में भी उसके अंदर तो उसको एक दर्द सी महसूस हो रही है, और ये दर्द जो है ना कांस्टेंट दर्द हो रही होगी उसको, और ये दर्द जो है रात के वक्त कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी। रात के वक्त ज़्यादा होने की वजह है कि हमारा एक एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन्स होता है कॉर्टिसोल, उसका लेवल जो है रात के वक्त ज़रा गिर जाता है, तो इसलिए वो पेन जो है ना ज़्यादा महसूस होती है। दूसरी बात इसके अंदर है कि जहाँ पर उसकी ग्रोथ हो रही है उसको अगर आप टच करेंगे, जिसको हम टच करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा दर्द, पेन, टेंडरनेस उसके अंदर पैदा हो जाएगी। यानी कि टेंडरनेस का मतलब है आप उसको टच करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगी। तीसरी बात उसके अंदर यह है कि हर बोन्स को अल्लाह पाक ने कवर किया हुआ है, उसको लिबास पहनाया हुआ है, जैसे एक तकिए का गुलाफ होता है, तो हर बोन का भी यानी कि एक लिबास होता है। तो जो उसका ऊपर जो लिबास पहना होता है उसको पेरिओस्टियम कहते हैं। तो जैसे वो ट्यूमर डेवलप होता है तो पेरिओस्टियम को लिफ्ट करता है, जब वो लिफ्ट करता है तो इंसान को शिद्दत ज़्यादा होती है। और बाज़ ट्यूमर तो ऐसे हैं कि वो इतनी लिफ्टिंग कर देते हैं कि आपको ये, अगर आप उसको एक्सरे देखेंगे तो उसमें महसूस होगा जैसे सूरज चढ़ रहा है, तो सन बस्ट अपीयरेंस उसके अंदर आ जाएगी, जैसे सूरज चढ़ा हुआ है। और उसकी शुआएं जो है ना, यानी कि जहाँ से वो डेवलप हुआ है वो रेडिएट करके बाहर की तरफ आ रही होती है एक्सरे के अंदर, रेडिएट के अंदर होकर आ रही होती हैं, और आपको ऐसे लगता है जैसे ये सूरज की शुआएं जो हैं ये फैली हुई हैं, या तो यूं भी कह सकते हैं कि अभी बस्ट होने वाला है। तीसरा यह है कि कॉर्ड स्पेन ट्रायंगल बन जाता है, यानी कि दोनों जो ट्यूमर है वो बीच में से उठता है और दोनों साइड के ऊपर उसकी पेरिओस्टम को
उठा देता है, Oh तो my उसके God. अंदर कॉर्डमेंट ट्राइंगल भी बन जाता है। तो लिफ्टिंग ऑफ द पेरियोस्टम जो है वो बहुत पेनफुल होती है और इंसान को बहुत ज़्यादा दर्द होती है और टेरिबल पेन होता है उसके अंदर। ओ माय गॉड, मैं सुन के बड़ा हो रही हूँ। और रुखसाना जैदी, आपने जो सवाल किया था डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स डॉक्टर खुर्शीद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ कर दिया कि ये पेनफुल कंडीशन है और जो है वो जहाँ पर होता है वहाँ जो है ना वो मुस्तकिल जो है पेन महसूस होता रहता है। अच्छा, एक पेन जो होता है जो अक्सर हम, जैसे भी डॉक्टर साहब आपने कहा, हम इसकी उसके ऊपर भी चलेंगे, ट्रीटमेंट के ऊपर भी। अगर पेन हो रहा है तो अक्सर लोग ऑफ कोर्स अपने फैमिली फिजिशियन के पास चले जाते हैं, कोई ना कोई पेन किलर खा लेते हैं और रिलीव हो जाता है इससे कि नहीं कि वो फिर पेन हो जाता है। ट्यूमर के पेन के अंदर और आम पेन के अंदर बहुत फ़र्क है। जो आप फिजिशियन के पास या किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो अगर वो आपको पेन किलर देता है तो विद इन अ डे और 2 आपकी पेन जो है सबसाइड हो जाता है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं। अगर ये दर्द परसिस्ट कर रहा होता है, मुस्तकिल चल रहा होता है, ना आपको किसी पल करार नहीं लेने देता, ना दिन को ना रात को, तो समझ ले समथिंग इज रॉन्ग, अंडरलाइन को काज है आपके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, जैसे छोटा मोटा कुछ किसी को यूरिन इन्फेक्शन है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसे फ़ौरन आप कोई ना कोई प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि जाएं ब्लड टेस्ट कर लें। इंडिकेशन मालूम हो जाती है यार आया कि इसके टेस्ट में, इसके ब्लड में, बेसिकली हमारे ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेंशन हो जाती हैं। कितने टेस्ट ऐसे हैं कि एक ही ब्लड से 8-10 टेस्ट मालूम हो जाते हैं, इसके अंदर ये मौजूद है, ये नहीं है, सेल है, ये वो वाइट सेल व्हाटएवर। तो क्या बोन्स ट्यूमर का भी इनिशियली ब्लड टेस्ट हो सकता है कि नहीं? मैंने अभी आपसे पहले कहा ना कि हम इसके अंदर एक ब्लड प्रोफाइल्स करते हैं, ठीक है। पूरे बॉडी के टेस्ट करते हैं और हम देखते हैं कि इस ट्यूमर की वजह से जो भी डेवलप हुआ है इसने किस किस चीज़ को अफेक्ट किया हुआ है और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ चुकी हैं। दूसरा, इसके अंदर मैंने अभी आपसे कहा टेस्ट बोन मार्कर हम करते हैं, जो ट्यूमर के ख़ास मार्कर हैं हर एक का, यानी कि आपका नाम कुछ है, मेरा नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, तो वो जब हम टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर वो जो मार्कर आ जाता है, ब्लड का मार्कर आ जाता है कि इसके अंदर ये कुछ है, तो हम समझ जाते हैं कि इसको ये वाला ट्यूमर डेवलप हो चुका है। बाज़ औक़ात मरीज़ आता है, उसको ट्यूमर हम डायग्नोज भी कर देते हैं, सब कुछ कह भी देते हैं और उसका ये बाज़ औक़ात बड़ी अफसोस के साथ हम उसको कहते हैं कि भाई सिवाय इसके कि आपकी टांग काट दी जाए, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो वो हमसे डर के भाग जाते हैं। बहुत उसको यानी कि समझाने के बावजूद भी हमारी बातों में वो आता नहीं और वो चला जाता है। ठीक 2 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद तो फिर हमारे पास वही मरीज़ वापस आता है, तो हम देखते हैं कि उसकी टांग के ऊपर एक कितना बड़ा घड़ा बना हुआ है, वो घड़ा जो है वो फट जाता है, उसमें से ब्लीडिंग हो जाती है और पेशेंट जो है ना एक्सपायर कर जाता है। ओह माय गॉड। अच्छा, एक और चीज़ है कि एक बंदा बिल्कुल जैसे हर बंदा कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि अपना मंथली या 6 मंथ के बाद अपना टेस्ट करवाएं कि कोई अल्लाह ना करे कोई भी डिजीज़ आपको, अगर वो बिल्कुल ठीक भी है फिर भी कोई अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि मुझे अल्लाह ना करे कोई डिजीज़ तो नहीं है, तो वो कौन सा टेस्ट करवा सकता है? सबसे पहले कि हम अपने आप को इन ट्यूमर से बचाएं जी। कि हम इसको किस तरह से बचाएंगे और हमें क्या करना हाँ, है। सबसे पहले है कि आपने तंबाकू नोशी को तर्क कर देना है, शराब के करीब नहीं जाना, हमने हेल्दी फूड खाना है, हमने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपने हेल्दी वेट को बनाना है और तमाम रिस्क फैक्टर जो हैं उससे हमने बचना है। रेगुलर मेडिकल केयर आपको करनी है और वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। जब भी वैक्सीनेशन हो उसके वैक्सीनेशन अपनी करवा लेनी चाहिए। ओके। अच्छा, एक और चीज़ है डॉक्टर साहब, आप अभी बता रहे हैं कि ये टोबैको, अच्छा टोबैको के अलावा जैसे आपने कहा तंबाकू और अल्कोहल जो भी ड्रिंक्स वगैरह, आपके लिए ये तमाम नुकसानदेह, इसके अलावा और अब तो आपको पता है मावा गुटखा ये बच्चे खा रहे हैं, तो क्या ये भी इसमें शामिल है? इससे बहुत ज़्यादा मुंह का कैंसर हो रहा है और इसके अंदर एक और प्रॉब्लम भी जो जनरली आ जाती है, कैंसर ज़रा कम आ जाता है लेकिन एक चीज़ जो आती है उनका माउथ जो है आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाता है और हमने ये देखा है सिर्फ एक छोटी उंगली का सिर्फ मुंह के अंदर रास्ता ले जा सकता है, जिससे ना वो खाना खा सकता है ना लुकमा ले सकता है कुछ। बहुत ज़्यादा अगर उसने जीना है तो सिर्फ जूसेस और फ्लूइड वगैरह के ऊपर वो रहेगा और उसके ये सारे जोड़ जो है ना वो जाम हो जाते हैं। सब म्यूकस फाइब्रोसिस उसके अंदर हो चुकी होती है इन गुटके और इन सब चीज़ों से और उसका फिर पूरी तरह से मुँह नहीं खुलता। बहरहाल उसको एक ENT सर्जन शायद कोई डील कर लेते हैं, किसी हद तक उसको बेहतर कर लेते हैं, लेकिन इतना सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट फिर भी नहीं होता है। वो अपनी बहुत सारी अल्लाह की बहुत सारी खूबसूरत नेमतों
लज्जतों से महरूम हो चुका सिर्फ होता हमने है। अपनी हरकतों की वजह से। हाय हाय, अब गुटखा एक हल्की फुल्की लज्जत के लिए। नहीं, उसमें है क्या, जरा आप, मुझे तो नहीं नजर आता उसमें कोई टेस्ट भी है ना कुछ है। किसी दिन किसी गुटके वाले को बिठा के पूछेंगे, भाई ये जो तुम खा रहे हो इसकी खास वो सफाजियत बड़े बता खूबसूरत दीजिए। जवाब देगा आपको। हाँ। कहते हमसे काम ही नहीं होता जब तक हम ये खाते नहीं। अच्छा, चाय मैंने देखा है बाजू का मैकेनिक्स वगैरह ये सब कुछ मैंने देखा है, हर आधे घंटे के बाद चाय आ रही है, चाय आ रही है, चाय आ रही हाँ। है। भाई आप क्यों चाय पी रहे हैं? बस एक सुबह पी लिए, एक शाम को लिए, काफी नहीं। हाँ, इसके बगैर हम चल ही नहीं सकते। आपको क्या और बहुत को सेटिस्फाई कर देगा, हम तो इसके बगैर चल ये नहीं साइक सकते। मतलब साइकी उनके अपनी उसमें है कि ज्यादातर आप मीठा ले रहे हैं ना, उसके अंदर है क्या, हाँ। कैफीन है, और मीठा ले रहे हैं आप, अंदर से तो वो कैफीन से थोड़ी वक्ती तौर पे आपको थोड़ा सा स्टिमुलस मिल जाता है, बाकी Otherwise- तो आपको दूसरी तरफ मतलब जो शक्कर जो हेल्दी बॉडी को जो है ना वो बेनिफिट्स नहीं मिलते। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। डॉक्टर खुर्शीद अनवर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारे दरमियान मुझे बिल्कुल यूं जा रहे हैं और यूं वापस आ रहे हैं। लेट्स सी लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।